जांच में सामने आता है कि पूजा ने एक नादानी की थी। पूजा के गायब होने की वजह वही थी जो गलती पूजा से हुई थी। वो गलती शायद हम आप भी आए दिन करते रहते होंगे। तो आखिर क्या थी वो पूजा की गलती और पूजा के साथ क्या हुआ था? चलिए जानते हैं सब कुछ इस वीडियो में डिटेल के साथ। यकीन मानिए ये पूरी कहानी जानकर आप शॉक में रह जाएंगे। पूजा की इस कहानी से हमें अपनी लाइफ में एक लाइफ चेंजिंग सीख भी मिली है। वीडियो के आखिर तक जरूर बने रहिएगा। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारे चैनल की ये स्टोरियां पसंद आती हैं, रियल स्टोरीज, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करते टाइम ऑल पे क्लिक करें ताकि सारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। जैसा कि हमने आपको बताया, ये कहानी पूजा सिंह डे नाम की एक महिला की है। पूजा कोलकाता की रहने वाली थी और अभी उसकी उम्र 32 साल थी। कुछ साल पहले तक पूजा बतौर मॉडल काम किया करती थी। बाद में उन्होंने इवेंट मैनेजर के रूप में काम करना शुरू कर दिया। पूजा की शादी 7 साल पहले हो चुकी थी और पूजा पति के साथ कोलकाता में ही रहा करती। 29 जुलाई 2019 को पूजा को काम के लिए बेंगलुरु जाना पड़ता। प्रोग्राम बेंगलोर के परपना एगारा नाम की जगह में एक होटल में होना था। तय शेड्यूल के मुताबिक 29 तारीख को पूजा कोलकाता से फ्लाइट लेकर बेंगलोर के कैंपरगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक आती है और यहाँ से एक ओला कैब बुक करके होटल तक आ जाती है। जब पूजा एयरपोर्ट से होटल जा रही थी तभी ओला ड्राइवर से पूजा की थोड़ी बातचीत भी होती है। इस दौरान ड्राइवर का बिहेवियर पूजा को काफी पसंद आता है और दोनों बात करते हुए होटल तक पहुंच जाते हैं। पूजा कार से उतर जाती है मगर होटल के अंदर जाने से पहले वो ड्राइवर को कहती है कि अगर पॉसिबल हो तो तुम मुझे 31 जुलाई 2019 को सुबह 4 बजे इस होटल से पिक कर लेना, क्योंकि सुबह ही मेरी बेंगलोर से कोलकाता के लिए फ्लाइट है। 1200 रुपये में बात तय हो जाती है। ड्राइवर भी हामी भर देता है और वहां से चला जाता है। अब तारीख आ जाती है 31 जुलाई 2019। सुबह के 4:45 पर पूजा अपने हस्बैंड को टेक्स्ट मैसेज के जरिए गुड नाइट कहती है और उसे बताती है कि मैं तय समय पर कोलकाता पहुंच जाऊंगी। पूजा के बताए शेड्यूल के मुताबिक ही पूजा का पति कोलकाता में पूजा का इंतजार करता रहता है मगर पूजा नहीं आती। यहाँ तक शाम हो जाती है मगर पूजा का कहीं भी अता पता नहीं चलता। पूजा का पति करीबी दोस्तों रिश्तेदारों को फोन करता है मगर कहीं से भी पूजा के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती। पूजा के पास 2 मोबाइल फोन थे मगर दोनों ही मोबाइल फोन लगातार स्विच ऑफ आ रहे थे, इसलिए पूजा के परिवार वालों की चिंता और भी ज्यादा बढ़ गई। अब ये लोग पूजा की तलाश में लगे ही थे कि तभी पूजा के मोबाइल से एक मैसेज आता है। मैसेज में लिखा हुआ था कि आई एम इन हैदराबाद, सम इमरजेंसी, नीड कैश। एक और मैसेज के जरिए पूजा के पति से अर्जेंटली 5 लाख रुपए की डिमांड की जाती है। इस मैसेज को देखकर वो तुरंत पूजा का फोन करने की कोशिश करते हैं मगर मोबाइल अभी भी स्विच ऑफ आ रहा था। थोड़ी देर के बाद उसके हस्बैंड दोबारा से उसको मैसेज करते हैं कि अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो जल्द से जल्द मुझसे फोन पर बात करो। इस मैसेज का दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आता और फिर मैसेज का सिलसिला भी बंद हो जाता है। पैसों की डिमांड वाले मैसेज से पूजा के पति अनहोनी की आशंका में घिर जाते हैं और वो भागते हुए कोलकाता के न्यू टाउन पुलिस स्टेशन में जाते हैं और पूजा की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। इस दौरान वो पैसे की डिमांड वाले मैसेज का भी जिक्र करते हैं। कोलकाता पुलिस मिसिंग रिपोर्ट तो दर्ज कर लेती है मगर इस रिपोर्ट पर कार्रवाई नहीं की जाती। यहाँ तक कि कई दिन बीत जाते हैं मगर पुलिस की ओर से कोई भी अपडेट परिवार वालों को नहीं दिया जाता। इधर कोलकाता में पूजा के परिवार में अलग तरह की हलचल मची होती है और दूसरी तरफ बेंगलोर पुलिस एक अलग ही केस को सुलझाने में अपना पसीना बहा रही थी। वहां मामला ये था कि 31 जुलाई 2019 को कुछ स्थानीय लोग पुलिस वालों को कैंपरगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कंपाउंड में पड़ी एक लाश के बारे में जानकारी देते हैं। जानकारी मिलते ही पुलिस की एक टीम मौके पर आती है और लाश की जांच पड़ताल शुरू कर देती है। कंपाउंड में मिला शव किसी महिला का था। हालांकि उसका चेहरा पहचानना नामुमकिन था क्योंकि चेहरे को इतनी बुरे तरीके से कुचल दिया गया था कि पूरा का पूरा हुलिया ही बदल चुका था। उस शव के पास एक भी ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं था जिससे उसकी पहचान हो सके। लाश मिलने के बाद पुलिस इसकी पहचान करने के लिए शव के हुलिये की डिटेल्स भी सभी थानों में भिजवा देती है और अलग अलग थानों में दर्ज मिसिंग रिपोर्ट भी मंगवाई जाती है ताकि उन रिपोर्ट में डिटेल्स के आधार पर शायद इस शव की पहचान हो सके। मगर कहीं से भी उस शव की पहचान नहीं हो पाती और काफी इंतजार के बाद भी जब
उस शव की पहचान नहीं होती तो पोस्टमार्टम के बाद कानूनी प्रक्रियाएं का पालन करते हुए पूरे सम्मान के साथ पुलिस की निगरानी में शव का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है और इस शव के पास मिले सामान इकट्ठा कर लिए जाते हैं। इसके अलावा अंतिम संस्कार से पहले शव पर मौजूद टैटू की भी तस्वीरें ले ली जाती हैं। पुलिस ने शव का अंतिम संस्कार जरूर कर दिया था, मगर अभी भी पुलिस वालों की पूरी कोशिश थी कि कैसे भी उस महिला के परिवार वालों तक पहुंचा जाए। इसी कोशिश में एक जांच टीम बनाई जाती है और महिला के परिवार वालों का पता लगाने का सिलसिला शुरू होता है। सबसे पहले पुलिस उस महिला के शरीर पर मौजूद टैटू की मदद से उसकी पहचान की कोशिश करती है, मगर काफी कोशिशों के बावजूद पुलिस वालों को कामयाबी हाथ नहीं लगती। इसके बाद पुलिस कपड़ों के जरिए महिला की जांच करवाने की पहचानने की कोशिश करवाती है। दरअसल पुलिस महिला के शरीर से बरामद कपड़ों के ब्रांड का पता लगाती है और फिर उस ब्रांड आउटलेट पर जाकर देश भर में पिछले 2 साल में उस साइज के कपड़ों की खरीदारी करने वाले सभी कस्टमर की डिटेल्स निकलवाते हैं। ये काम आसान नहीं था। इसके बावजूद पुलिस कई दिनों तक इसी काम में लगी रहती है। इसी जांच के दौरान पुलिस को जानकारी मिलती है कि कुछ इस तरह के कपड़ों की खरीदारी कोलकाता में की गई है। उसी आधार पर पुलिस वाले अब पता लगाते हैं कि कोलकाता जाते हैं। यहाँ आकर पिछले कुछ महीनों में कोलकाता में दर्ज की गई सभी थानों की मिसिंग रिपोर्ट मंगवाते हैं। सभी मिसिंग रिपोर्ट की स्टडी करने के बाद न्यू टाउन पुलिस स्टेशन में दर्ज एक मिसिंग रिपोर्ट से बेंगलोर में मिली लाश का हुलिया काफी हद तक मिलता जुलता पाया जाता है। केस की फाइल अच्छे से चेक करने के बाद पुलिस अनुमान लगाती है कि बेंगलोर में पिछले दिनों में पुलिस को जो लाश मिली थी वो लाश किसी और की नहीं बल्कि पूजा सिंह डे की हो सकती है, जिसकी मिसिंग रिपोर्ट न्यू टाउन पुलिस ने दर्ज की थी। इसी के बाद बेंगलोर पुलिस इस बात को कंफर्म करने के लिए 16 अगस्त को पूजा सिंह के भाई को फोन करती है और फोन मिलते ही बिना किसी को बताए पूजा का भाई तत्काल ही फ्लाइट लेकर बेंगलोर चला जाता है और वहां पुलिस उसे शव के पास से बरामद सभी चीजें तस्वीरें दिखाती है। भले ही चेहरा नहीं दिख रहा था, मगर सभी दूसरी चीजें देखकर पूजा का भाई ये कंफर्म करता है कि वो मृत महिला कोई और नहीं बल्कि उसी की बहन पूजा की है। इसके बाद भाई तुरंत अपने जीजा और अपने पिता को फोन करता है और इस बात की जानकारी देता है कि वो लोग भी जानकारी मिलते ही अगले दिन फ्लाइट लेकर बेंगलोर चले आते हैं। ये लोग भी पूजा की आइडेंटिफाई को कंफर्म करते हैं। जांच के दौरान कोलकाता पुलिस की एक बड़ी लापरवाही सामने आती है। पूजा के गायब होने के तुरंत बाद पूजा के पति ने कोलकाता में मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाई थी और उसमें पूजा के बेंगलोर जाने का भी जिक्र किया था। ढंग से ये होना चाहिए था कि कोलकाता पुलिस बेंगलोर पुलिस को इस मिसिंग रिपोर्ट के बारे में जानकारी दे, मगर कोलकाता पुलिस केस दर्ज करने के बाद फाइल को यूं ही धूल खाने के लिए छोड़ देती है। वो तो बेंगलोर पुलिस की मेहनत थी जो पूजा का परिवार मिल पाया। खैर, पुलिस ने इस बात को तो पता लगा लिया था कि मरने वाली महिला कौन है। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती इस बात की थी कि किसने आखिरकार उस महिला की ये हालत करी। पूजा की ईमेल का एक्सेस पूजा के पति के पास भी था। उन ईमेल से पता लगा कि पूजा ने बेंगलोर में लैंडिंग के बाद होटल तक जाने के लिए ओला कैब बुक की थी। अब उसी ओला कैब को ट्रेस करने की कोशिश करती है तो पता चलता है कि पूजा द्वारा की गई बुकिंग उस ओला कैब की आखिरी बुकिंग थी, यानी पिछले 17-18 दिनों से उस कैब में कोई दोबारा बुकिंग ही नहीं हुई। पुलिस डिटेल्स निकलवाती है तो पता चलता है कि उस कार के ड्राइवर का नाम HM नागेश था, जिसकी उम्र 22 साल है। पुलिस अब मोबाइल नागेश को ट्रेस करने की कोशिश करती है। इसी ट्रेसिंग के दौरान पुलिस के सामने एक चौंकाने वाली जानकारी आती है कि जब पूजा के पति के पास पैसों की डिमांड वाला मैसेज आया था तब पूजा के मोबाइल का लोकेशन और नागेश के मोबाइल का लोकेशन सेम था। इस जानकारी के सामने आते ही पुलिस वाले ओला ड्राइवर HM नागेश के पीछे पड़ जाती है और बहुत जल्द HM नागेश को पुलिस अपनी पकड़ में भी ले लेती है। पहले तो नागेश पुलिस को हर आरोप को नकारता है, मगर जब पुलिस वाले कड़ी तरीके से पूछताछ करते हैं तो नागेश एक के बाद एक राज उगलना शुरू कर देता है। नागेश का खुलासा बेहद ही हिला देने वाला था। नागेश के खुलासे के मुताबिक पूजा ने ओला ऐप के जरिए नागेश की कार को बेंगलोर क्रिस्टन रोड से सहारा पेविलियन होटल तक छोड़ने के लिए बुक किया था।
इसी सफ़र के दौरान पूजा ड्राइवर से बातचीत करती है। नागेश का व्यवहार पसंद आने के बाद उससे कहती है कि अगली सुबह यानी 31 जुलाई को मुझे सुबह सुबह फ़्लाइट पकड़ने के लिए वापस एयरपोर्ट आना है। अगर तुम चाहो तो तुम मुझे पिक कर लेना, क्योंकि इतनी सुबह शायद ही मुझे कोई दूसरी कार मिले और मेरे पास इतना टाइम भी नहीं। नागेश मान जाता है। तब बात 1200 रुपये में तय हो जाती है और ये डील होते ही नागेश के दिमाग में शैतानी ख्याल आने शुरू हो जाते हैं और वो पूजा को लूटने का प्लान बनाता है। दरअसल नागेश को लगा कि पूजा बहुत अमीर है, उसके पास ढेर सारा पैसा, ज्वेलरी हो सकती है। वे इसी लालच में नागेश एक दुकान से चाकू खरीदता है और उसे अपनी कार की सीट के नीचे छुपाता है। इसके अलावा कार का जैक रॉड भी अपनी सीट के पास ही रख लेता है। इसके बाद डील के मुताबिक ही नागेश अपनी कार लेकर सुबह के 3:45 बजे पूजा को लेने होटल तक चला जाता है। पूजा भी तैयार थी। जल्दी से वो कार में बैठती है और कार एयरपोर्ट की तरफ चल पड़ती है। क्योंकि पूजा बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, इसलिए उसे सही ढंग से उसकी नींद नहीं हुई थी, तो वो कार के अंदर जाते ही सो जाती है। जैसे ही नागेश को लगता है कि पूजा सो गई, वो एयरपोर्ट का रास्ता छोड़कर एक दूसरे रास्ते की तरफ अपनी कार को मोड़ देता है। क्योंकि पूजा सो रही थी इसलिए उसे इस बात का पता नहीं चला। इसके बाद बड़े आराम से नागेश कार को चलाते हुए एक सुनसान इलाके में ले जाता है। सुनसान इलाके में पहुंचने के बाद वो पूजा को जगाता है और उसे जल्द से जल्द सारा सामान देने को कहता है। पूजा विरोध करती है और मदद के लिए चिल्लाने की कोशिश करती है, मगर पूजा चिल्ला पाती उससे पहले ही नागेश अपने पास मौजूद लोहे के रॉड सीट के नीचे से निकालता है और पूजा के सिर पर तामातोड़ वार करता है। रोड की चोट की वजह से पूजा वहीं गिरकर बेहोश हो जाती है। पूजा के बेहोश होते ही नागेश पूजा को फिर से कार के अंदर डालता है और वो उसे वहां से लेकर कदियरा पेनहली नाम की जगह पर चला जाता है, जहां आकर वो एयरपोर्ट के कंपाउंड में अपनी कार खड़ी करता है। यहाँ कार रुकते ही पूजा वापस होश में आती है और वो दरवाज़ा खोलकर कार से निकलकर लड़खड़ाते कदमों से वहाँ से भागने की कोशिश करती है। ये देखकर नागेश भी उसके पीछे दौड़ता है और अपने पास छुपाकर रखा हुआ चाकू निकालता है और पूजा पर चाकू से वार करना शुरू कर देता है। चाकू के लगातार वार की वजह से पूजा बुरे तरीके से लहूलुहान हो जाती है और वो मदद के लिए चिल्लाने की कोशिश करती है, मगर इतनी सुबह कोई भी उसकी चीखें सुनने वाला नहीं था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक पूजा को कम से कम 22 बार चाकू से मारा गया। इतने हमलों के बावजूद पूजा अभी भी सांसें ले रही थी। ये देखकर नागेश को और ज्यादा गुस्सा आता है और अब वो पास में रखा बड़ा सा पत्थर का टुकड़ा उठाता है और पूजा को दे मारता है। पत्थर के वार की वजह से आखिरकार पूजा की सांसें टूट जाती हैं। नागेश ने पूजा की जान ले ली थी, मगर उसे अब डर सताने लगा कि पूजा की पहचान हो जाएगी और वो बहुत जल्द पकड़ा जाएगा। इसलिए अब वही पत्थर उठाकर बार बार वो पूजा के चेहरे पर मारना शुरू करता है और वो पत्थर मारता ही जाता है जब तक कि पूजा का चेहरा बिगड़ नहीं जाए। पूजा को मारने के बाद वो लाश को पास की ही झाड़ी में फेंकता है। इसके बाद वो उसका सारा सामान अपने कब्जे में लेता है। नागेश को उम्मीद थी कि पूजा के पास उसे लाखों रुपए मिलेंगे, मगर पूजा के पर्स में सिर्फ 500 का नोट था और 2 क्रेडिट कार्ड थे। इसके अलावा पूजा के पास 2 मोबाइल फ़ोन थे, जिसमें एक मोबाइल फ़ोन एप्पल का था जबकि दूसरा वीवो कंपनी का था। नागेश वो 500 रुपये दोनों मोबाइल लेकर चला जाता है और पास के मोबाइल शॉप पर जाकर वो किसी तरह वीवो मोबाइल का IMEI नंबर बदलवा लेता है ताकि उसकी चोरी पकड़ी ना जाए, जबकि आईफोन को किसी को सस्ते दामों में बेच देता है। इसके अलावा पूजा के मोबाइल वॉलेट से कुछ हज़ार रुपये अपने वॉलेट में ट्रांसफ़र करता है। इसी के बाद वो पूजा के वीवो मोबाइल से टूटी फूटी अंग्रेजी में पूजा के पति से 5 लाख रुपए की डिमांड करता है, मगर टूटी फूटी अंग्रेजी देखकर पूजा के पति को अंदाजा हो जाता है कि ये तो पूजा नहीं है या उसने नहीं लिखा। इसके बाद वो पुलिस तक मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाने जाता है। पुलिस ये सब कुछ टाल सकती थी अगर पूजा ने थोड़ी सी नादानी ना की होती। दरअसल पूजा ने दोबारा ड्राइवर से जब सुबह सुबह पिक करने की बात करी तो ये डील ओला ऐप के माध्यम से नहीं बल्कि डायरेक्ट बातों के जरिए हुई। पुलिस के मुताबिक अगर पूजा ने ये राइड ऑनलाइन ऐप के जरिए बुक करी होती तो शायद नागेश ऐसा कुछ नहीं करता, क्योंकि उसको पता था कि ऐसी स्थिति में ड्राइवर के पकड़े जाने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। उस तक मदद पहुंच भी सकती थी, मगर चंद पैसे बचाने के लिए फिर सुबह जल्दी कार ना मिलने की फिक्र से पूजा ने ड्राइवर से ऑफ द प्लेटफॉर्म डील कर ली और इस डील की कीमत पूजा को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी।
अक्सर कार बुकिंग ऐप तथा पुलिस की ओर से भी कहा जाता है कि कभी भी ऑफ द प्लेटफॉर्म डील ना करें। ऐसा करके आप चंद पैसे तो बचा लेंगे, मगर किस्मत खराब हुई तो आपकी सुरक्षा को भी खतरा हो सकता है और आपके साथ भी कुछ बुरा हो सकता है। तो हमेशा सावधान रहें। फिलहाल इतनी ही बात, यही खुलासा था जो पूरा हुआ। इस पूरे खुलासे के बाद उसके गिरफ्तार करके उसे जेल भेज दिया गया है और उस पर पूजा की हत्या का सबूत मिटाने, लूटपाट करने जैसी गंभीर धाराओं के तहत मामला चल रहा है। 2021 में पुलिस ने अपनी चार्जशीट भी फाइल कर दी। फिलहाल सलाखों के पीछे बंद सजा का इंतजार कर रहा है। दोस्तों, आपके अनुसार ऑनलाइन कैब बुकिंग सर्विस का यूज़ करते समय कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप भी ऐसा कभी कर रहे हैं तो भूल कर भी ना करें। वीडियो को जमकर शेयर कर दीजिएगा ताकि कोई और ऐसी गलती ना कर सके। धन्यवाद।